गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो अंतिम चरण था, जिसको हम साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के रूप में जानते हैं। साठोत्तरी एवं समकालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी उन पर हमारी बातें हो रही थी, जिसमें से कुछ जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हम अध्ययन कर चुके थे। जिसमें पहली थी बेरोजगारी का चित्रण। कि समकालीन और साठोत्तरी जो कविता के कवि हैं उन्होंने तत्कालीन जो समस्याएं समाज में थी उनका चित्रण किया, जिसमें पहली जो समस्या थी वो बेरोजगारी की थी। तो बेरोजगारी का भी उन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया। दूसरी जो विशेषता मैंने आपको बताई थी समकालीन कवियों की, वो थी मोहभंग। मोहभंग कि उस समय के जो कवि थे उनका उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनसे मोहभंग हो गया था। उसके बाद अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी झूठे आश्वासनों का चित्रण। राजनेताओं द्वारा चुनाव से पहले जिस तरह के घोषणा पत्र बना करके लिए आते हैं, झूठे आश्वासन देते रहते हैं, झूठ बोलना अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, तो उसका भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया। इसके बाद चौथी जो प्रवृत्ति थी वो थी राजनेता व पूंजीपतियों की साठगांठ का चित्रण। कि हमारे जो समकालीन कविता के या साठोत्तरी कविता के जो कवि हैं उन्होंने राजनेताओं द्वारा उद्योगपतियों से जो साठगांठ कर ली जाती है, फिर सामान्य जनता का जो शोषण किया जाता है, उसका भी चित्रण अभी कविताओं में किया है। इसके बाद पांचवी जो प्रवृत्ति थी वो थी राजनीति पर टिप्पणी। वर्तमान जो राजनीति है जिसमें किस तरह संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके और वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक वो किस तरह एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे से कहासुनी कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे पे निंदा चुगलखोरी कर रहे हैं, उसका भी चित्रण हमारे समकालीन कवियों ने अपनी कविता में किया। तो इस तरह इन 5 जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद अगली जो विशेषता है समकालीन या साठोत्तरी कविता की वो है व्यंग। छठी व्यंग। अब देखिए, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि साठोत्तरी या समकालीन कविता के जो कवि हैं वो हमारी समाज की जो भी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान जो भी परिस्थितियां हैं, उस पर तीखा व्यंग करते हैं। तीखा व्यंग करते हैं। ये विद्रोह के कवि हैं, आक्रोश के कवि हैं। इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ चुनावों से पहले जो राजनेता हैं वो जनता के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जनता की खुशामद करते हैं, और चुनाव के बाद जैसे वो संसद में बैठ जाते हैं, संसद में बैठने के बाद आप देखो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हुए हैं, जितने भी दोषारोपण लगे हुए हैं, उन सब से वो मानो अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं। वहां जाकर के अपने आप को वो मंदिर में बैठे हुए देवता के समान समझने लग जाते हैं। चुनाव से पहले चाहे उन्होंने किसी तरह के जघन्य अपराध किए हो, किसी तरह के आरोप लगे हुए हो, किसी तरह के बुरे कर्मों में लिप्त हो, लेकिन चुनाव के बाद वो अपने आप को एकदम सच सभी के मान लेते हैं। तो उस पर व्यंग किया है हमारे कवियों ने, इस तरह की व्यवस्था पर व्यंग किया है उन्होंने। एक कवि ने लिखा है इस तरह की व्यवस्था को लेकर, और समकालीन कविता के कवि ने कहा है कि संसद एक मंदिर है। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता, जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए मुँह पहुँचे आ बैठे, दूध पिए मुँह पहुँचे आ बैठे, जीवन दानी गोंद दानी सदस्य तौंद सन्मुख धर। क्या कहा? जीवन दानी गोंद दानी सदस्य तौंद सन्मुख धर, और बोले देश प्रेम लाना है, हरियाणा प्रेम लाना है, आइसक्रीम लाना है। देखिए, संसद में बैठ करके वो अपने आप को देशभक्त बना रहे हैं और जनता के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए देश प्रेम लाना है, हरियाणा प्रेम लाना है, आइसक्रीम लाना है। तो इस तरह की उस व्यवस्था को देख करके और हमारे कवियों ने उनकी उस व्यवस्थाओं को लेकर के और अपनी कविता में व्यंग, तीखा व्यंग किया। अगली जो विशेषता है वो है प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण। देखिए, समकालीन कविता के जो कवि हैं वो सच्चे यथार्थवादी कवि हैं, सच्चे ईमानदार कवि के रूप में कहा गया इनको। इन्होंने प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया।
समाज में जिस तरह की जो प्रवृत्ति चल रही थी, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, उनका विश्लेषण किया और उन्होंने उसका सीधा यथार्थ अविधा के रूप में वर्णन कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो कविता है उसमें किसी तरह का शाब्दिक चमत्कार नहीं है, सीधा साक्षात्कार के रूप में है, अविधा के रूप में है। कहीं भी कोई अलंकारिक, कहीं लाक्षणिक, न कोई इस तरह की प्रतीकात्मक या व्यंजनात्मक भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इनकी जो कविता है वो वर्तमान परिस्थितियों का नग्न यथार्थ, वर्तमान परिस्थितियों का नग्न यथार्थ करने वाली लिखा इन्होंने। कहा अपनी कविता के लिए कहा इन्होंने कि यह वह कविता नहीं है कैसी पूर्ववर्ती कवियों जैसी अच्छी लगने वाली अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने वाली, इस तरह की यह वह कविता नहीं है। यह केवल खून सनी, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। यह केवल रस नहीं, जहर है जहर। क्या कहा कि ये वो कविता नहीं है। ये कविता कैसी है? खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। खून सनी चमड़ी उतार लेने का मतलब वर्तमान समाज की यथार्थ परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करने वाली है। ये रस नहीं है, जहर है जहर। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद आनंद नहीं आएगा, बल्कि जहर है जहर, वर्तमान परिस्थितियों का अनुभव होगा, वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान होगा, चित्रण होगा। इस तरह की कविता है। और भी लिखा है। अगली जो प्रवृत्ति है उन कवियों की वो है जीवन से सीधा साक्षात्कार। जीवन से सीधा साक्षात्कार किया इन कवियों ने। इन्होंने समाज की जिस तरह की व्यवस्थाओं को देखा, राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखा, आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा, उसको जैसा भोगा उसका वैसा का वैसा चित्रण इन्होंने किया। जीवन का सीधा साक्षात्कार है इन्होंने। इन्होंने उन व्यवस्थाओं को देख करके इनके अंदर नफरत है, घृणा है, कुंठा है, आक्रोश है। एक कवि ने लिखा है, एक कवि ने जीवन का यह नग्न यथार्थ का चित्रण करते हुए, सीधा साक्षात्कार करते हुए उसने अपनी कविता में कहा कि मैं देखता रहा हर तरफ ऊब थी, मैं देखता रहा हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी। किसको लेकर? वर्तमान की व्यवस्थाओं को लेकर। हर व्यक्ति के अंदर, हर भारतवासी के अंदर इस तरह का संशय था, नफरत थी, घृणा थी, ऊब थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। कवि कह रहा है, जीवन का सीधा साक्षात्कार करते हुए कह रहा है कि मैं देखता रहा हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, उसमें सारी चीज़ों को बदलने की बेचैनी थी, रोष था। देखिए, जैसा कवि ने देखा उसका यथार्थ चित्रण किया। मध्यम वर्गीय समाज है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसकी जो पीड़ा है उसका भी उन्होंने यथार्थ चित्रण किया। एक जगह एक कवि ने, आपने देखा होगा, रिश्तेदानी की कविता है, क्लर्क कथा। मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, उसकी उन्होंने एक कथा को बताया, लिखा उन्होंने, दिन कुर्सी पर सॉरी वो है, रुके न देखे घड़ी कभी भी, रुके न देखे घड़ी कभी भी, तन पे लदती पीड़ा, दिन कुर्सी पे रात खाट पे उतरे वह का कीड़ा। तो इस तरह उन्होंने मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जो पीड़ा है उसका भी उन्होंने अपनी कविता में यथार्थ चित्रण किया। अगली जो विशेषता है वो है अस्वीकारोक्ति। अस्वीकारोक्ति। अब देखिए, साटोत्र्य समकालीन कविता का जो कवि है, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जो भी स्थितियां समाज में पैदा हुई, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, उनको कभी भी मन से स्वीकार नहीं किया। उनके प्रति उनके अंदर हमेशा अस्वीकारोक्ति के भाव रहे, तभी तो मोहभंग हुआ था। अस्वीकारोक्ति के भाव रहे। वो उस व्यवस्था को बिल्कुल नकारना चाहते थे, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लिखा है कवि ने कहा है एक ने, कवियों की शब्दावली में लिखे गए
कवियों की शब्दावली में लिखे गए शांति के जो संयुक्त वक्तव्य, कवियों की शब्दावली में लिखे गए शांति के जो संयुक्त वक्तव्य हाइड्रोजन बम परीक्षण में, हाइड्रोजन बम परीक्षण में बस फड़फड़ाते हुए कवितरों की मौत मर जाते हैं। कवि ने कहा है कि हमारे जो भी राजनेताओं द्वारा जो भी शांति के वक्तव्य दिए जाते हैं, उन शांति के वक्तव्यों के जो शब्द हैं वो हाइड्रोजन बम परीक्षण में फड़फड़ाते हुए कबूतरों की मौत मर जाते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन बम परीक्षण में कबूतर मर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं, उसी तरह उन कवियों, उन राजनेताओं के जो शांति के जो संयुक्त वक्तव्य है वो उस रैली में वो इस तरह मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उस व्यवस्था को लेकर उनके मन में अस्वीकारोक्ति भरी। और भी लिखा है, कवि ने कहा है कि अपनी देह को उजागर करने के लिए नई दिल्ली में और ढाका में अब कोई अंतर नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। वहाँ भी उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे समकालीन कवि शाठोत्री कवि के मन में अस्वीकारोक्ति के भाव हैं। अगली जो अंतिम जो प्रवृत्ति है शाठोत्री एवं समकालीन कविता की, वो है सपाट बयानी। सपाट बयानी बोल दो इसको, चाहे साफ गोई भी कह सकते हैं। साफ गोई का मतलब है साफ रूप में कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना। आज आपने देखा होगा बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, राजनेता भी आते हैं, बहुत सारे मंत्री विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं। उनमें कवि उन्हीं के सामने, उन्हीं के डिपार्टमेंट से संबंधित, जो भी मंत्री है उसी के डिपार्टमेंट से संबंधित कोई घोटाला है, कोई भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, तो उसी के मुँह पे उस बात को खोल करके कह रहे हैं। साफ गोई। आज का जो कवि है वो स्पष्ट है, वो कहीं भी किसी राजनेता की, किसी मंत्री की, किसी विधायक की, किसी सांसद की प्रशंसा में, उसकी खुशामद में काव्य रचना नहीं करता है, बल्कि उसकी कमियों को बताता है, उसी के मुँह पर उसकी कमियों को स्पष्ट कहता है। साफ कोई सपाट बयानी, सपाट रूप से कह देता है। आप देखिए, चुनावों से पहले मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, जनता की खुशामद करते हैं, जनता के हाथ जोड़ते हैं, जनता के वादों का, जनता की जो भी मांग है उसके लिए वादे करते हैं। लेकिन चुनावों के बाद आपने देखा होगा वो उन लोगों को भूल जाते हैं, उनके वादों को भूल जाते हैं। उसको लेकर हमारे जो कवि हैं वो उसको सपाट रूप से कह रहे हैं। कवि ने कहा है, मंत्री खिलखिलाता कर बढ़ाता भत्ते बनाता, मंत्री खिलखिलाता कर बढ़ाता भत्ते बनाता, पूंछ हिलाता फिर आ रहा मतदान पेटी के पास। आपने देखा होगा 5 साल चुनाव जीत के संसद में बैठ जाते हैं, चुनाव के वादे भूल जाते हैं और चुनाव जिताने वाले लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल हो जाते हैं, फिर आ रहा मतदान पेटी के पास, फिर वही जनता को, भोली भाली जनता को फिर बहकावे में लेने, फिर इस तरह के झूठे आश्वासन लेकर के, इस तरह के घोषणा पत्र बना करके फिर आ जाते हैं उन्हीं के पास। फिर जनता के लिए भत्ते बनाता है, महंगाई बढ़ाता है, कर बढ़ाता है, जनता को इस तरह के लोभ लुभावने, इस तरह के प्रलोभन देने वाले, इस तरह के वो योजनाएं बनाता है और चुनाव जीत करके फिर उनको बिल्कुल क्रियान्वित नहीं करता है। तो इस तरह इस बात को लेकर के हमारे जो कवि हैं, उन्होंने किसी कवि की, वो किसी राजनेता की, किसी मंत्री की, किसी सांसद की जो भी कमी है उसको सपाट रूप से कहा है, साफ कोई। इन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। ये हमारे शाठोत्री एवं समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यहाँ आकर के हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है वो यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। 3rd ईयर में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल था उसके इस तरह से हमारे 6-7 चरण थे, जिसमें पहला भारतीय हिंदू युग था, दूसरा द्विवेदी युग था, तीसरा छायावादी युग था, चौथा प्रगतिवादी युग था, 5वां प्रयोगवादी युग में नई कविता थी, उसके बाद 6ठा है वो शाठोत्री एवं समकालीन कविता युग रहा। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख चरण रहे। अलग अलग युगों में अलग अलग तरह की कविताएं लिखी गई। आपके सिलेबस में जो भी 9-10 कविता है
10 कविताएं हैं, वो इस तरह अलग अलग युगों की लेकर के, अलग अलग कवियों की अलग अलग काव्यगत विशेषताओं को लेकर है। हमको हिंदी साहित्य के इस आधुनिक काल के इतिहास को पहले जानना होता है, उसके बाद अब हम जो कविताएं पढ़ेंगे, हमारी किताब पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये विशेषताएं कहाँ कहाँ किस कविता में किस तरह से नज़र आ रही है, उनको भी हम आपको बताएंगे। यहीं आकर के आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो खत्म हो जाता है। यहाँ आकर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आपके सिलेबस की जो चौथी यूनिट है हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, वो यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती है। और कुछ कुछ पॉइंट 5वीं यूनिट के भी खत्म हो जाते हैं इसमें। 5वीं यूनिट में आपके दिया है मानवतावाद, प्रयोगवाद, छायावाद, मार्क्सवाद, अगर समझे तो ये भी इस जो चौथी यूनिट है उसी के बिंदु वहाँ दिए हुए हैं। कुछ बिंदु नए हैं आपके सिलेबस में जिनको भारतीय काव्य शास्त्र के टॉपिकों के रूप में जाना जाता है, नवीन काव्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपके 4 टॉपिक हैं। एक है प्रतीक, एक है फेंटेंसी, एक है मिथक और एक है बिंब। 4 टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे। पहले हम आपको किताब पढ़ाएंगे, अब हमारी चर्चा चलेगी। कल से आपको सभी को किताब खोल के रखना है और हम अब आपको आपके सिलेबस का जो पहला कवि है मैथिली संगोप, उसको अब हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।